जदीद दुनिया को जिन फ़लसफ़ियों ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया, उनमें से शायद एक सिमोन डी बोवार हैं, जिनका ताल्लुक़ फ़्रांस से है। और सिमोन डी बोवार के ख़यालात की बुनियाद सार्तर के फ़लसफ़ा वजूदियत या एक्जिस्टेंशलिस्ट फ़िलॉसफ़ी पर है। सिमोन डी बोवार का सबसे मशहूर जो दावा है, उसके मुताबिक वन इज़ नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स वुमन, यानी औरत पैदाइशी तौर पर औरत नहीं होती। सिमोन डी बोवार का ये दावा है, बल्कि मुआशरे की तरबियत, फैमिली की तरबियत, कल्चर और सोसाइटी, ये चीज़ें मिलकर उसे औरत बनाती हैं। सिमोन डी बोवार का ये मानना है। तो बायोलॉजिकली तो औरत और मर्द में फ़र्क है, लेकिन साइकोलॉजिकली सिमोन डी बोवार ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उन दोनों में बुनियादी और पैदाइशी फ़र्क होता है। यही मतलब है इस बात का जब वो ये दावा करती हैं, वन इज़ नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स वुमन। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सिमोन डी बोवार मदरहुड को औरत की शनाख्त के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट समझती हैं, और वो समझती हैं कि मदरहुड की वजह से और बच्चों की तरबियत, बच्चों की परवरिश और उनको पालने पोसने के हवाले से औरत की जो जिम्मेदारियां होती हैं, वो औरत को अपनी शनाख्त पैदा करने के हवाले से सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं। तो सिमोन डी बोवार का ये मानना है कि बहुत सारी औरतें इसको अपनी बायोलॉजिकल डेस्टिनी, अपनी बायोलॉजिकल तकदीर मानती हैं, इसको मदरहुड को। और मदरहुड के बाद वो ये समझती हैं सिमोन डी बोवार कि ख़वातीन सिर्फ घर के कामकाज के लिए रह जाती हैं, सिर्फ वो घरेलू जिम्मेदारियां पूरी कर सकती हैं, मुआशरे में अपनी शनाख्त नहीं बना सकती। हालांकि ये बात यकीनन दुरुस्त नहीं है। ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जो बच्चों की परवरिश भी करती हैं, उनको अच्छी तालीम और तरबियत भी देती हैं, और साथ ही साथ मिसाल के तौर पे कोई बिजनेस कर रही हैं या कोई जॉब कर रही हैं। खैर, तो सिमोन डी बोवार इस बात को काफ़ी जोर देती हैं इस पर। तो उनका मानना ये है, वो मर्द और औरत का जब मवाजना और मुकाबला करती हैं कि भाई मर्द जो है वो डैम्स बना रहा है, स्काई स्क्रैपर्स बना रहा है, फलक बोस अमारात बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, और कई चीज़ें ईजाद कर रहा है, डिस्कवरीज कर रहा है, लिटरेचर और आर्ट के अंदर चीज़ें नई से नई लेकर आ रहा है। तो इसकी बुनियादी वजह सिमोन डी बोवार के ख्याल में मदरहुड का फ़र्क है। तो औरत मदरहुड के चक्कर में पड़ के, सिमोन डी बोवार का मानना है, बाकी सारे कामों से दूर हो जाती है, और मर्द, उसके पास बहुत सारा वक्त होता है, लिहाजा वो अपना नाम पैदा करता है उस वक्त में और अपना लोहा मनवाता है। तो इस तरह से देखा जाए, वैसे खुद सिमोन डी बोवार के कोई बच्चे नहीं थे, वो चाइल्डलेस थी, तो ये यकीनन ये उन्होंने इख्तियार किया था। तो अब इस तरह से सिमोन डी बोवार ये एक तरह से एक फॉल्स बाइनरी मैं समझता हूँ कि पैदा करती हैं कि दोनों, या तो औरत शनाख्त को चुन ले या मदरहुड को चुन ले, जबकि दोनों को भी एक साथ चुना जा सकता है, दोनों का इंतखाब भी किया जा सकता है। एक मौका पर सार्तर ने सिमोन डी बोवार के हवाले से, उनकी जहानत के हवाले से कहा, उनकी जहानत को मेंस इंटेलिजेंस या मर्दाना जहानत करार दिया। यहाँ पर हम नीट्शा में से एक कोट का हवाला देते हैं, जहाँ पर नीट्शा कहता है, इन 3 or 4 civilized countries of Europe, it is possible by several centuries of education to make out of women anything we like, even men. तो नीट्शा यहाँ पर ये कह रहा है कि कई सदियों की तालीम से कई यूरोपियन ममालिक में ये मुमकिन हो गया है कि ख़वातीन में नफ्सियाती लिहाज से मर्दाना एट्रीब्यूट्स
पैदा कर दिए जाएं। तो नीट्शा के हवाले से दो बुनियादी बातों पे हम फोकस करना चाहेंगे। एक तो ये कि नीट्शा के मुताबिक औरत की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत मदरहुड को हासिल है, और दूसरी बात ये जो इस कोट से भी समझ आ रही है कि नीट्शा की नज़र में औरत और मर्द नफ्सिया बायोलॉजिकली ही नहीं बल्कि जज्बाती और नफ्सियाती लिहाज से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ रखते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ शख्सियात रखते हैं। अच्छा, वो जो बात कर रहा था नीट्शा कि वो जो औसाफ पैदा किए जा सकते हैं, मेल एट्रीब्यूट्स भी ज़हनी तौर पर पैदा किए जा सकते हैं ख़वातीन में, तो उसमें वो ये वार्निंग भी साथ साथ देता है कि अगर ऐसा किया गया और किया जा भी रहा है बकौल नीट्शा, तो जो मैस्कुलिन वर्चूज़ हैं, मैस्कुलिन जो खूबियाँ हैं, उसके साथ साथ औरत में मैस्कुलिन वाइसेस और वीकनेसेस जो मर्दों की बुराइयां हैं वो भी उनके हिस्से में आ जाएंगी, तो वो भी उस पैकेज का हिस्सा होगा नीट्शा के मुताबिक। तो जैसा कि हमने कहा कि नीट्शा की नज़र में औरत और मर्द ना सिर्फ बायोलॉजिकली बल्कि जहनी तौर पर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ तरह की शख्सियात रखते हैं। तो एक बुनियादी बात वो कहता है कि औरत के हवाले से नीट्शा कहता है कि हर चीज़ एक रिडल है, एक पहेली है, एक क्वेश्चन है, लेकिन वो साथ ही साथ ये कहता है कि उस रिडल का आंसर जो है वो चाइल्ड रेयरिंग है, वो बच्चों की परवरिश है, वो मदरहुड है। तो नीट्शा की नज़र में औरत के लिए, औरत की ज़िंदगी में उसकी नफ्सियात के मुताबिक मदरहुड की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिमोन डी बोवार और नीट्शा के ख्यालात बिल्कुल एक दूसरे को रद्द करते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह नीट्शा का ये भी मानना है कि औरत और मर्द के दरमियान इक्वालिटी ये इम्पॉसिबल है, ये नीट्शा का मानना है। तो उसका मानना यह है कि औरत इक्वालिटी कबूल नहीं करती, मर्द कर ले तो कर ले, औरत इक्वालिटी कबूल नहीं करती। तो एक ऐसा मर्द जो बुलंद किरदार रखता हो तो औरत उससे सबॉर्डिनेट होने को ज़्यादा अहमियत देगी, लेकिन अगर कोई बुलंद किरदार का हामिल नहीं है तो फिर उसको डोमिनेट करना पसंद करेगी। ये नीट्शा के ख्यालात हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पे आज के मुआशरे को सामने रखते हुए, यानी लेट 18th सेंचुरी के मुआशरे को सामने रखते हुए नीट्शा एक जगह कहता है, Here is little of man, therefore women try to make themselves manly, for only he who is enough of a man will save the woman in woman। और एक और जगह पर नीट्शा का कहना है कि औरत मर्द के मुकाबले में ज़्यादा पर्सनल होती है, वो उतनी ऑब्जेक्टिव नहीं होती, चीज़ों को वैसे नहीं देखती जैसी वो हैं, बल्कि वैसा देखती है जैसा अपने कई जज्बात की वजह से वो देखना चाहती है। हालांकि दूसरी तरफ नीट्शा ये भी कहता है कि जहानत में औरत ज़्यादा है, औरत ज़्यादा ज़हीन होती है जबकि मर्द ज़्यादा जज्बाती होता है। यानी बात वही है कि नीट्शा की नज़र में औरत और मर्द ज़हनी तौर पर मुख्तलिफ हैं। हाँ, नीट्शा की बाज़ बातों से हम इत्तफाक कर सकते हैं, बात से इख्तलाफ, लेकिन मेरा ख्याल है ये बात उसकी यकीनन दुरुस्त है कि नफ्सियाती तौर पर मर्द और औरत मुख्तलिफ हैं। अच्छा, तो इसी तरह वो कहता है कि औरत अगर मोहब्बत करे किसी चीज़ से तो फिर वो किसी और चीज़ को की अहमियत को खातिर में नहीं लाती, लिहाजा वो यहाँ तक कहता है कि औरत की मोहब्बत से डरो। फिर वो कहता है कि उसकी नफ़रत से भी डरो, क्योंकि जब वो नफ़रत करती है, नीट्शा के ख्याल आते हैं ये, तो जब वो नफ़रत करती है तो फिर वो फेयर और फाउल उनमें फ़र्क नहीं करती। अच्छा, मज़ीद नीट्शा डेमोक्रेसी को नापसंद करता है, क्योंकि नीट्शा जो ओवरमैन का तस्वुर देता है, ओवरमैन का, फ़ौकुल बशर का, तो उसका मानना यह है कि डेमोक्रेसी में तो फ़ौकुल बशर को मुंतखब नहीं किया जाता, क्योंकि लोगों की अक्सरियत वो फ़ौकुल बशर को पसंद नहीं करती, ओवरमैन को पसंद नहीं करती, जो एक बहुत बुलंद किरदार का मालिक है। तो डेमोक्रेसी में ये मसला है।
तो और इसके अलावा डेमोक्रेसी में तमाम मर्दों को एक इक्वल समझा जाता है, तो मर्दों को आपस में भी इक्वल समझा जाता है, औरतों को आपस में इक्वल समझा जाता है, मर्दों और औरतों को ना सिर्फ इक्वल बल्कि एक जैसा समझा जाता है। तो डेमोक्रेसी में ये एक प्रॉब्लम है। इसी तरह नीट्शा ईसाइयत के हवाले से वो कहता है कि ईसाइयत एक ऐसा मज़हब है, यानी वो ईसाइयत जो 19वीं सदी में नीट्शा तक पहुंची, उसके हवाले से नीट्शा ये समझता है कि ईसाइयत में जिद्दोजहद की और तसादुम की तालीम नहीं है, लिहाजा वो समझता है कि ये ख़वातीन को ये मज़हब जो है ज़्यादा अपील करता है। तो नतीजा नीट्शा ये निकालता है कि जिस कल्चर में डेमोक्रेसी हो और जहाँ पे ईसाइयत हो और ये दोनों चीज़ें मिल जाएं, तो वहाँ पर फेमिनिज्म जन्म लेता है। नीट्शा का ये मानना है। इस हवाले से इकबाल को भी हम ज़रा देख लें, तो अल्लामा इकबाल इसमें ये कहते हैं कि सरमायादाराना तहजीब ने जो इल्म पैदा किया है, उस इल्म का एक नतीजा है मदरहुड की मौत, और इस मदरहुड की मौत का एक नतीजा है बिलाखिर इंसानियत की मौत। और मदरहुड की मौत का सबब क्या है? वो है औरत की रूह को मौत की नींद सुला देना, इकबाल के ख्याल में। और जब ऐसा होता है किसी मुआशरे में, तो उस मुआशरे में मोहब्बत और हमदर्दी बतदरीज ख़त्म होते चले जाते हैं।